नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आज रीट के जो हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेवल सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बार बार कह रहे हैं कि सर हम संस्कृत में कैसे तैयारी करें, हमें संस्कृत में क्या पढ़ना है। तो मैं आपको पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप सिलेबस को एक बार जरूर देख लेना। दोस्तों सिलेबस जब तक आप नहीं देखोगे, सिलेबस जब तक आपके दिमाग में यहाँ पर एकदम अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तब तक आपकी तैयारी में दम नहीं कहलाएगा। यदि आपकी वास्तव में तैयारी है, बहुत ही मजबूत तैयारी है, बहुत ही अच्छी तैयारी है, कॉन्फिडेंस वाली तैयारी है, तो निश्चित रूप से आपको पूरा सिलेबस आपको याद होगा। ये आप खुद से आप सवाल करिए कि क्या आपको पूरा सिलेबस कंफर्म है कि आपको संस्कृत में क्या क्या पढ़ना होता है, आपको क्या क्या टॉपिक इसमें आते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये मैंने आज पूरे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ मैंने रीट के बारे में लिखा है। ये आपका रीट 2022 में जो पेपर आने वाला है वो इन सारे टॉपिक से आएगा। मतलब आपका जो सिलेबस है वो ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका। आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आज आप जरूर देख लो। दोस्तों मैं इसमें आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको किस तरह से पढ़ना होगा और कहां से आप ज्यादा नंबर ला सकते हो, कौन से टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, कहां से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। यह जानना आपके लिए लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार टॉपिक के नाम बता देता हूं और आप ये नोट कर लेना, फोटो खींच लेना, कुछ भी कर लो आप, लेकिन ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इतनी सारी चीजें आपके पेपर में आएंगी, इनमें से सवाल पूछे जाएंगे टोटल 30 प्रश्न। अब आप अंदाजा लगा लो, टोटल 30 प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं और इसमें देखो 27 तो आपकी ग्रामर के टॉपिक हैं, ठीक है, और इसमें 5 टॉपिक आपके शिक्षण विधियों के हैं तो हैं। अब 32 जो टॉपिक हैं आपके, इन टॉपिक से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों ऐसे मान के चलो कि प्रत्येक टॉपिक से एक सवाल तो गारंटी से आएगा ही। हाँ, किसी टॉपिक से ज्यादा भी सवाल आ सकते हैं, ये कोई नियम नहीं है, कोई ये फिक्स नहीं है कि भाई एक सवाल आएगा, ऐसा नहीं है। जो बड़े टॉपिक हैं वहां से 2-2 सवाल, 3-3 सवाल भी आ सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। मैं बता रहा हूं लेवल 2, ठीक है, 6 से 8 वाले जो हमारे विद्यार्थी उनके लिए है। इसके अलावा जो 1 से 5 वाले हैं उनके लिए भी सेम है, कोई अंतर नहीं है, केवल 1-2 टॉपिक का अंतर है बस। छंद अलंकार है उसमें, जब वो भी केवल सेकंड लैंग्वेज लोगे तब, फर्स्ट लैंग्वेज लोगे तो छंद अलंकार आपको नहीं पढ़ने होंगे, बाकी सेम आपको मिलेगा सारा कुछ। लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है, चाहे आप 1 से 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं भाषा फर्स्ट बता रहा हूं। देखिए आपको शब्द रूप तैयार करने होंगे। अब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है, जो विद्यार्थी बार बार सवाल कर रहे हैं कि सर हम इसमें शब्द रूप कौन से याद करें। बात तो बिल्कुल सही है भाई, एक है इसमें धातु रूप। अब इसमें कोई ऐसा बताया नहीं गया कि भाई आपको ये शब्द रूप याद करने हैं, ये आपको धातु रूप याद करने हैं, जबकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये बताया होता है कि आपको ये शब्द रूप याद करने हैं। 20-21 शब्द रूप होते हैं, उनको ही रटना होता है, उनको ही समझना होता है, उन्हीं में से सवाल पूछ लिया जाता है। लेकिन ये तो उससे भी कठिन मान लो आप, क्योंकि यहां पर कोई भी फिक्स नहीं है, ये खुला चैलेंज है कि आप शब्द रूप याद करिए, कोई सा भी कुछ ही पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये समझ लो कि आपका जो स्टैंडर्ड आएगा, पेपर का जो एक कठिनाई स्तर होता है, स्टैंडर्ड जो होता है पेपर का, वो अधिकतम आपका 12वीं क्लास का मान के चलो, आप अधिकतम मान के चलो 12वीं तक का हो सकता है। अब 12वीं क्लास तक कौन कौन से शब्द रूप चलते हैं जो मेन ज्यादा व्यवहार में काम आते हैं, उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने बताया है कि ये शब्द रूप आप याद कर लो, उसमें मैंने बताया कि ये धातु रूप याद कर लो आप, उनके बाहर आपको नहीं करना है और उनमें से आपके पेपर में आ जाएगा, ये पक्का विश्वास मान लो आप, ठीक है। मैंने उन सारी बुक्स से छांट के वो आपके शब्द रूप तैयार करे हैं, मैंने सारी बुक्स ढूंढी हैं, अच्छे से उनको देखा है, उनको एनालिसिस किया है, उसके बाद में मैंने वो शब्द रूप और धातु रूप लिखे हैं, तो उनको आप एक बार जरूर देखना। ऐसे करके आप शब्द रूप और धातु रूप तैयार कर लेना। कैसे याद करना है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये अलग मैटर है, इस पे मैं अलग से बता दूंगा। इसके बाद में कारक विभक्ति। कारक विभक्ति आप चाहो तो 10th लेवल की कर सकते हो, 10th लेवल में 12वीं लेवल से भी ज्यादा है। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो 12वीं में भी नहीं चलते, जो कि आपके यहां चलते हैं, किसमें, 10वीं के स्तर पे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो कारक आप तैयार करो वो 10वीं लेवल का कर लेना। आप तो 10वीं की जो किताब है उसमें से आप देख लेना। अभी जो लेटेस्ट नई किताब है उसमें आपको नहीं मिलेगा, पुरानी जो किताब थी आपकी
उसमें आपको दे रखा है, वहां से आप देख सकते हो। यदि आपके पास गाइड है तो गाइड में आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी देख लो, लेकिन कारक आपको पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों कारक का जो टॉपिक है ये मात्र एक टॉपिक नहीं है, इससे रिलेटेड कई टॉपिक जुड़े हुए हैं। एक कारक का टॉपिक क्लियर होने से कई टॉपिक आपके और क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अशुद्धि संशोधन, जब तक कारक समझ में नहीं आएगा कभी भी नहीं कर सकते आप। अनुवाद कभी भी नहीं कर सकते जब तक आपको कारक समझ में नहीं आएगा। वाच्य परिवर्तन कभी भी नहीं कर सकते आप जब तक आपको कारक समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा लकार परिवर्तन कभी भी नहीं कर सकते आप जब तक आपको कारक समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ अब तक, कारक। और शब्द रूप और धातु रूप को हल्के में मत लेना, क्योंकि शब्द रूप धातु रूप यदि आपको नहीं आता है तो आप वाक्य नहीं बना सकते, अनुवाद नहीं कर सकते, वाच्य परिवर्तन नहीं कर सकते, अशुद्धि संशोधन नहीं कर सकते, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तो करना ही है, प्लस में आपको कारक को अच्छे से तैयार करना है। उपसर्ग वाला छोटा सा टॉपिक है, केवल देख लेना कि किस तरह से उपसर्ग को जोड़ करके धातु रूप बन जाता है, किसी धातु में उपसर्ग को लगा करके क्या रूप बन जाता है, उपसर्ग का अर्थ बदल जाया करता है, वो आपको अभ्यास कर लेना है। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ऐसे ही प्रत्यय वाला है, प्रत्यय का आपका बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको प्रत्यय भी 10th लेवल का कर लेना, आप तो ज्यादा मत करना। 10th लेवल का यदि कर लोगे तो उसी से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे। इसके बाद में संधि है, तो संधि भी आप 10th लेवल की कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 10th लेवल में बहुत सारी संधियां दे रखी हैं, जो पुरानी किताब 10th में चलती थी उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है, वो आप देख लेना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 10th लेवल की संधि कर लो, कोई गाइड है आपकी तो वहां उसमें से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संधि को आप समझो, रट्टा लगाने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप यण संधि पढ़ रहे हैं तो यण संधि का क्या नियम है, इक्को यणचि सूत्र को समझो, 1-2 उदाहरण याद कर लो, बस उसी से काम चल जाएगा। सारे उदाहरणों को रट्टा मत लगाओ, नियम को समझो कि एक के स्थान पर यण होता है, पर कब होता है इतना समझ लो, बस 1-2 उदाहरण समझ लो। उसके बाद में दुनिया में से कहीं से भी कोई उदाहरण आ जाएगा, वो आप कर दोगे यदि नियम पता है तो। इसलिए फैक्ट पर ध्यान दो, फैक्ट उसको समझो, ना कि रटो। ठीक, आगे ऐसे ही आपको समास है, तो समास भी आपको इसी तरह से क्लियर करना होगा। ये आप 10th लेवल 12वीं लेवल तक का आपको करना पड़ेगा। ये 12वीं लेवल आप देख लीजिए, 12वीं तक में जो भी चलते हैं समास वो आप देख लो, पुरानी बुक मिलेगी वहां से आपको समास कर लेने होंगे। ठीक है, इसमें आपको नई किताब में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि नई जो किताब अभी चल रही है लेटेस्ट, उसमें ये नहीं मिलेगा आपको। ग्रामर का कोई भी चैप्टर नहीं दे रखा है, केवल पाठ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसमें अलग से नहीं दे रखी ग्रामर। किताब के अलावा कोई बुक है तो उसमें से पढ़ लो, कोई गाइड वगैरह दे रखी है तो वहां से पढ़ लो आप समास। तो समास में आपको मोस्टली ये देखना है कि कौन सा शब्द समास का कोई शब्द है, जैसे कि अधिहरि है, ठीक है, जैसे कि कृष्ण सर्प है, जैसे कि माता पितरौ है या माता पिता है, इनमें आपको विग्रह करके देखना है। विग्रह पूछा जाता है, विग्रह को कैसे जोड़ेंगे, समस्त पद कैसे बनाएंगे, वो आपको देखना है। ठीक है, जो कुछ विशेष नियम है वो आपको देखने, जैसे अव्ययीभाव समास में कुछ नियम होते हैं विशेष, वो आपको देखने होंगे। इसके अलावा कर्मधारय समास में है, ठीक है, इसके अलावा द्विगु समास है आपका, द्वंद्व समास है आपका, इसके अलावा तत्पुरुष समास है। इनमें जो विशेष विशेष नियम हैं उनको आपको देखना, बाकी जो सामान्य बातें हैं वो तो आप अंदाजे से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। सर्वनाम छोटा सा टॉपिक है, देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वनाम तो आप जानते ही हैं। विशेषण विशेष्य आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है ये। जैसे कि हमने कहा कि कृष्ण सर्प है, तो इसमें जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो आपका विशेष्य होता है, और जो किसी की विशेषता होती है, किसी का गुण होता है, ठीक है, वो सब आपके विशेषण में आते हैं। जैसे हमने कहा काला आदमी, तो आदमी की विशेषता काला है तो काला विशेषण हो जाएगा और आदमी विशेष्य हो जाएगा। विशेषण विशेष्य दोनों एक साथ मिलेंगे, आपको पास पास में बैठे हुए दिखेंगे, वहां से आप पहचान लेना। इसी तरह आपका अव्यय का टॉपिक है, अव्यय का छोटा सा टॉपिक है। अव्यय कौन कौन से होते हैं वो देख लेना आप, आपकी बुक्स में दे रखे होंगे। अव्यय कभी भी नहीं बदलते हैं, इसका रूप नहीं चलता है कभी भी, जैसा है वैसा ही आपको दिखेगा। जैसे यथा तथा अत्र तत्र सर्वत्र कुत्र वत्र, ये सारे आपके अव्यय कहलाते हैं। इसके अलावा अव्ययभाव समास से बनने वाले शब्द आपके सारे अव्यय कहलाते हैं। कुछ प्रत्यय हैं जो प्रत्यय लगते हैं तो वो अव्यय बना देते हैं। ऐसे आपको एक बार देख लेना होगा। क्रियापद, क्रियापद आप देख लेना, जैसे पढ़ती, पठती, खादती, हसती, गच्छति, ये आपको क्रियापद पता लग जाएगा कि ये क्रिया है। ठीक है, किसी भी वाक्य में आप क्रियापद पहचान सकते हो, जैसे कि राम गृहम गच्छति, तो गच्छति क्रियापद है। आपको पूछ लिया कि इस वाक्य में बताओ क्रियापद कौन सा आता है, ऐसे छांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वचन, वचन बता सकते हो कौन सा वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन होते हैं। लकार परिवर्तन, लकार परिवर्तन आपको 5 लकार में करना होगा।
जैसे आपके सामने आ गया कि रामः गृहं गच्छति, इसको आपको भूतकाल में परिवर्तित करो, इसको लंग लकार में बदलो, तो आपको लंग लकार का रूप आना चाहिए। जैसे कि अगच्छत बनता रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं अगच्छत, राम घर को गया, ऐसे अगच्छत बन जाएगा। इस तरीका से आप परिवर्तन कर देंगे। कोई भी आपसे पूछा जाए वैसा परिवर्तन आपको करना होगा। जैसे कि रामः पठति, राम पढ़ता है, इसको भविष्य काल में बदलो तो रामः पठिष्यति, पठिष्यति बन जाएगा। ऐसे लिंग है, लिंग आपको बताना होगा कि ये पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है कि नपुंसक लिंग का है। ऐसे आपको कुछ शब्द आपको देख लेने हैं, बहुत ही आसान तरीका से आप समझ जाओगे। ये तो कोई इसमें खास बात नहीं है। मोटा मोटी आपको जो डिफरेंस होगा वो ये है कि जितने भी आपके शब्द हैं जिनमें आपको विसर्ग लग रहा है, जैसे कि अजय है, तो समझ जाना 99% ये आपको फैक्ट पता लग जाएगा कि ये आपका पुल्लिंग है। यदि किसी के अंत में आ रहा है तो स्त्रीलिंग है, और अम आ रहा है तो वो नपुंसक लिंग है। जैसे अजा, एड़ का, बस्सा, होड़ा, मंदा, विलाता, मूषिका है, बालिका है, ठीक है, ये सब आपके किस में आएंगे, ये आएंगे स्त्रीलिंग में। और अम लग रहा है, पत्रम है, भवनम है, ठीक है, धनम है, इस तरीका के शब्द आपके सारे के सारे नपुंसक लिंग में आते हैं। मयूर है, काक है, बिड़ाल है, अजय है, गज है, राम है, गणेश है, दिनेश है, सुरेश है, ये सब के सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे आप पता करते हैं। विलोम शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हिंदी में पढ़ते हो वैसे यहाँ पढ़ लेना है। संख्या ज्ञान आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, 100 तक तो अच्छे से कंठस्थ हो, और 100 के आगे कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उच्चारण स्थान आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। माहेश्वर सूत्र, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना आप। ये आपके मतलब VIP टॉपिक्स में आएंगे। उच्चारण स्थान और माहेश्वर सूत्र। अनुवाद हमने पहले बता दिया, कारक के साथ में आ जाएगा। वाच्य परिवर्तन है, वाच्य परिवर्तन आप कारक समझ जाओगे तो वाच्य परिवर्तन आप फटाफट समझ जाओगे, इसमें कोई भारी अंतर नहीं है। प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं इसका मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो। प्रश्न निर्माण की कुछ मतलब नियम होते हैं, वो नियम आप ध्यान रख लेना कि कब क्या लगाया जाता है। उसके लिए आपको किम शब्द याद करना पड़ेगा। किम शब्द के बिना आप प्रश्न निर्माण कभी भी नहीं कर सकते। यदि किम शब्द याद नहीं है तो आप गलत करोगे, ये गारंटी हमारी। अशुद्धि संशोधन कारक आएगा तो निश्चित रूप से आ ही जाएगा। सूक्ति है तो सूक्ति आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी वीडियो बना रखा है, उसमें भी आप देख सकते हो। मोस्ट सूक्ति है सारे की सारे 6वीं क्लास से 10वीं तक की जितनी भी आपकी किताब है उनमें से सब में से छांट के आपको हमने संकलन किया है। एक नया टॉपिक जुड़ा था, ये राजस्थान इतिहास कला संस्कृति संबंधित प्रश्न। इसमें क्या आता है, इसमें आपको साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे छंद से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, अलंकार से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी गद्यांश या पद्यांश देकर के आपसे सवाल पूछ सकते हैं। अब ये 6 से लेकर के 12वीं की क्लास की जितनी भी किताबें हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वाला सवाल वहीं से आएगा। ऐसे आपको समझ लेना है। समय ज्ञान है तो समय ज्ञान घड़ी वाला है, 10वीं क्लास में चलता है तो वहां से आप देख सकते हो। छंद अलंकार, छंद अलंकार आपको 12वीं लेवल के देखने पड़ेंगे आपको, छंद और अलंकार दोनों वहां से आपको आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके। तो ये सारे के सारे टॉपिक दोस्तों, समय ज्ञान और छंद ज्ञान जो 3 टॉपिक हमने बताए, ये भाषा सेकंड में है। यदि कोई भाषा सेकंड लेगा तब जाके ये तीनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। यदि भाषा फर्स्ट आपके पास है तो आपको समय ज्ञान छंद अलंकार नहीं पढ़ना होगा, ऐसे आपको समझ लेना है। अब दोस्तों ये जितना भी मैटर हमने बताया ये टोटल 15 नंबर का आएगा, केवल 15 नंबर का। आप सोच रहे हैं कि इतना सारा मैटर और केवल 15 नंबर का, निश्चित रूप से आएगा दोस्तों। बूंद बूंद से गड़ा भरता है, इसलिए आप किसी टॉपिक को छोड़ने की गलती मत करना। अब शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों में गिना चुना है मैटर, ये भी 15 नंबर की है भाई। शिक्षण विधि 15 नंबर की है, मैटर कम है तो पहले शिक्षण विधियों को अच्छे से कंठस्थ करते जाना और इसमें से 2-2, 3-3 टॉपिक डेली फिक्स कर लेना, ऐसे आपका कोर्स हो जाएगा। देख शिक्षण विधियों में आपकी शिक्षण विधियां आएंगी, ठीक है। यहाँ व्याकरण की है, गद्य पद्य नाटक अनुवाद, इनकी शिक्षण विधियां पढ़नी होंगी, इनके सिद्धांत पढ़ने होंगे शिक्षण के। इसके अलावा कौशल पढ़ने होंगे आपको, चारों कौशल आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। भाषण कौशल, शिक्षण जो भी है आपके चलते, पठन कौशल, श्रवण कौशल, वो सारे के सारे SBPL का ये क्रम रहता है, SBPL, ठीक है। श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन और लेखन, इसी क्रम में आपको पढ़ लेना है और अच्छे से समझ लेना। इसके बाद में अधिगम के साधन कौन कौन से होते हैं वो आपको पढ़ना होगा। पाठ्य पुस्तक के गुण अवगुण वगैरह वो पढ़ना है सारा का सारा। संप्रेषण के साधन कौन से होते हैं वो पढ़ना होगा। मूल्यांकन संबंधी प्रश्न वो पढ़ने हैं, कितने प्रकार का मूल्यांकन होता है वो आपको पढ़ना होगा। सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं वो पढ़ना होगा। और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है आपका। तो गिने चुने आपके मतलब 5-6 टॉपिक हैं, ये आपके शिक्षण विधियों में पढ़ने होंगे दोस्तों। तो ऐसे करके हमने पूरी रीट के बारे में पूरी रणनीति बताई है कि क्या आपको पढ़ना होगा और किसमें क्या पढ़ना होगा और कितना पढ़ना होगा। तो इस तरह दोस्तों मैंने पूरी आपको यहां पर रणनीति बताई है कि किस तरह आपको रीट के टॉपिक्स समझने हैं और किस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। ये आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा, इससे आपको कहीं ना कहीं पर जरूर फायदा मिलेगा दोस्तों।
आगे देखते हैं, आगे कोई भी यदि आपका कोई ऐसा सवाल रहेगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर मुझे लगेगा कि ये आपको बताना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मैं संस्कृत की मैंने टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है, वो आप देख सकते हो चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने रीट के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चालू करी है। जितने भी टॉपिक हैं मैं सोच रहा हूं कि सारे टॉपिक्स के मैं आपको टेस्ट बना के डालूं, ठीक है। इसमें आपको 3-4 टॉपिक के मैं डाल चुका हूं, बाकी जितने भी बच रहे मैं उनके भी डाल दूंगा। इसके अलावा इसमें जो मेन टॉपिक है वो भी मैं बता रहा हूं इसमें, और भी आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो वो आप बता देना, मैं उसको सरल रूप में आपको समझा दूंगा दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपसे बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां देखिए ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान। आज ही जाइए और अपना मिशन पूरा करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।